हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आदित्य कौरव स्वागत करता हूं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, अभी 4-5 दिन पहले हमारे लाइव स्टॉक या एनिमल हस्बेंड्री का कुछ डेटा रिलीज हुआ है। हालांकि ये एग्रीकल्चर जो एनिमल हस्बेंड्री की जो सेंसस है उसका डेटा नहीं है, बस कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा है जो हमारे आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के बेहाफ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ एक डेटा है जिसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, बस वो आपको जो अपडेटेड डेटा है वो बस याद रखना है। हाँ, ये कोई भी एनिमल हस्बेंड्री सेंसस का पार्ट नहीं है, सिर्फ एक प्रोडक्शन का पार्ट है। तो मैं आज आपको बस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सारी चीजें एक गैदर करके मैं आपको बता देता हूँ जो जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो जैसे कि बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डेटा जो रिलीज किया हुआ है, ये डेटा किया हुआ है हमारे, जो ये डेटा रिलीज हुआ है बच्चों, ये एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2024 के नाम से ये बच्चों ये डेटा है जो रिलीज किया हुआ है। श्री राजीव रंजन सिंह और उर्फ इनको लालन सिंह भी कहा जाता है, ये हमारे वर्तमान में ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। तो बच्चों, ये जो राजीव रंजन जी हैं, आर सिंह, ये जिसे जिन्हें आप बोल सकते हैं लालन सिंह जी, ये हमारे क्या है, सेंट्रल फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग जो मिनिस्ट्री है उसके अभी पे ये मिनिस्टर हैं। अब बच्चों को कमेंट में ये बताना है कि हमारे सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है। इससे पहले जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, उनको चेंज करके अब हम बदलाव आ चुका है। तो आपको बस ये करना है कि जिस तरीके से ये राजीव रंजन सिंह जी हमारे फिशरीज या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, उसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री, उसी तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है। तो आइए बच्चों, हम देख लेते हैं कि डेटा में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं या क्या कुछ नया डेटा आया हुआ है। तो उससे पहले कि मैं आपको एक शॉर्ट व्यू देना चाहूंगा बच्चों, कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेंसस है बच्चों, ये हर 5 साल में कंडक्टेड होता है। ये जो एग्रीकल्चर सेंसस है वो भारत में हर 5 साल में कंडक्ट कराया जाता है। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो ये हर 10 सालों में कंडक्ट कराया जाता है। और वर्ल्ड लेवल पे इसको जो कंडक्ट कराते हैं वो है बच्चों हमारे FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेंसस कब स्टार्ट हुई, तो ये स्टार्ट हुई थी बच्चों 1970 से 1971 के बीच में। अभी जो लेटेस्ट डाटा है, जो अभी तक सबसे लेटेस्ट एग्रीकल्चर सेंसस का डेटा जो हमारे पास है, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है, वो बच्चों 2015-16 का डेटा है, जो कि हमारी 10th एग्रीकल्चर सेंसस थी। इसके बाद अगला जो डेटा आना था बच्चों, वो 21 और 22 में आना था, जो कि हमारा 11th एग्रीकल्चर सेंसस का डेटा होना था। बट अभी किन्हीं कारणों से, ये कोरोना के कारणों से और कुछ और कारणों से, ये डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। इसलिए अप टू डेट आज इस दिनांक तक जो भी डेटा हम पढ़ते हैं वो हम फॉलो करते हैं बच्चों 2015 और 16 की जो 10वीं एग्रीकल्चर जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग जो भी हम बात करते हैं, उस डेटा की हम बात करते हैं। तो बच्चों, ये जो सेंसस है, एग्रीकल्चर सेंसस, ये कंडक्ट कराई जाती है बच्चों डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर द्वारा। अब आप बच्चों, जो जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना यही है कि इस डिपार्टमेंट के जो अभी सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है। तो बच्चों, इसके जो की पॉइंट थे, बस कुछ एक की पॉइंट आपको याद रखना है कि जो एवरेज लैंड होल्डिंग है इंडिया में, एवरेज लैंड होल्डिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं या जितने भी पॉपुलेशन है, अगर हम उनमें सब सब लोगों में अगर हम लैंड को डिवाइड करें तो हर एक के खाते में कितनी जानी है, उससे हम बोलते हैं बच्चों एवरेज लैंड होल्डिंग। तो इंडिया की अगर हम एवरेज लैंड होने की बात करें तो बच्चे वो क्या है, 1.08 हेक्टेयर। वहीं अगर हम दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें तो अभी जो इसकी जनगणना 2015-16 के अकॉर्डिंग 68.4% जो है वो पॉपुलेशन, जो किसान है या जो फार्मर है, उनकी 68.4% जो पॉपुलेशन है वो मार्जिनल फार्मर के अंतर्गत आती है। अब बच्चों, आपको ये बताना है कि मार्जिनल फार्मर के पास कितनी लैंड होल्डिंग होती है या कितनी जमीन तक हम किसान को मार्जिनल फार्मर कह सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों लाइव स्टॉक सेंसस की, तो जिसे हम बोलते हैं पशुपालन जनगणना, ये होती है बच्चों प्रत्येक 5 साल में। जैसा कि हमारा एग्रीकल्चर भी है प्रत्येक 5 साल में या एवरी 5 ईयर्स में होता है, वैसे ही लाइव स्टॉक सेंसस भी एवरी 5 ईयर में कंडक्ट किया जाता है। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चों, 1990 से 1920 के बीच में, जब हमारी पहली इंडिया में क्या हुई, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक सेंसस हुई। आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो 1951 में, स्वतंत्रता के बाद जो पहली एग्रीकल्चर सेंसस हुई, तो वो हुई 1951 में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द एनिमल सेंसस या लाइव स्टॉक सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया इज, वो हुई थी, वॉज कब हुई, 1990 टू 1920 के बीच में। अगर हम पूछें क्वेश्चन में कि इंडिपेंडेंस की बात कब स्टार्ट हुई, तो उसका आंसर होगा बच्चों 1951। अभी इसकी अगर मैं बात करूं तो 2018 और 2019 में जो 20 जो लाइव स्टॉक सेंसस थी उसका डेटा अभी हम लोग फॉलो करते हैं। इसके बाद जो 21 आनी है उसका डेटा अभी तक रिलीज नहीं किया है। आपको याद ये रखना है कि अभी जो लेटेस्ट डेटा है अभी हमारा वो 2018 2019 का जो 20वीं पशु जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग अभी हम देख रहे हैं। और यही बच्चों ये क्या थी, इंडिया की फर्स्ट डिजिटल एनिमल सेंसस थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली डिजिटल लाइव स्टॉक सेंसस कब हुई, तो कब हुई बच्चों, वो 19 2000
2018 से लेके 2019 के बीच में जो हुई थी, ये 20वीं हमारी एनुअल सेंसस थी। इसको कौन कंडक्ट कराता है बच्चों? तो इसको कराता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग। ये जो मिनिस्ट्री है, जिनके अभी हमने देखा था ऑनरेबल मिनिस्टर मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह जी जो हैं, वो इसके क्या है? मिनिस्टर हैं। इनकी जो खास बात है बच्चों, ये अभी हम आगे देखने वाले हैं, जो भी इसके बारे में अभी लेटेस्ट डेटा रिलीज हुआ है मैं वो आपको बता दूंगा। उसके बाद अगर हम फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें बच्चों, तो ये हर 2 साल में जारी होती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, IFSR के नाम से इसको रिलीज किया जाता है। इसकी जब शुरुआत हुई थी बच्चों, वो हुई थी 1987 से, और जो 2021 में जो अभी जो लेटेस्ट रिलीज है, वो हमारी 17th IFSR रिपोर्ट है। इसको कौन कंडक्ट कराता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करता है। इसके जो की पॉइंट्स है बच्चों, आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, कैनोपी डेंसिटी किसी फॉरेस्ट की या किसी एरिया की कैनोपी डेंसिटी कितनी होगी, तब उसको हम किस प्रकार का फॉरेस्ट कहेंगे। मान लीजिए किसी एरिया की कैनोपी डेंसिटी मतलब बच्चों, कैनोपी डेंसिटी मतलब ये होता है कि वहां कितने डेंसली पौधे हैं या पेड़ पौधे जिस फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं, वो कितने डेंसली अवेलेबल या प्रेजेंट हैं। तो अगर कैनोपी डेंसिटी 70% से ज्यादा हो, 70% से ज्यादा हो, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों वेरी डेंस फॉरेस्ट। उसे क्या बोलेंगे? वेरी डेंस फॉरेस्ट। मतलब फॉरेस्ट का एक हिस्सा जहाँ पे बहुत घने पौधे लगे हुए हैं, जहाँ पे पेड़ बहुत घने लगे हुए हैं, और वहां की कैनोपी डेंसिटी 70% से अगर ज्यादा आती है, तो इस प्रकार की फॉरेस्ट को हम वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। इनकी जो एरिया है इंडिया में, या जो फॉरेस्ट कवर है, वो लगभग लगभग 3% बस फॉरेस्ट कवर है, जो हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट के अंडर में आता है। वही अगर हम बात करें बच्चों की मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में क्या होगा बच्चों? जहां का ट्री कवर 40% से ज्यादा बट 70% से कम हो, 40% से ज्यादा बट 70% से कम हो, तो वो जो हो कहलाएगा, वो हमारा मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कहलाएगा। तो इसके एरिया की बात अगर हम करें, तो ये लगभग लगभग 9.3% हमारा जो फॉरेस्ट कवर है, वो हमारा मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएगा। अगर अपन ओपन फॉरेस्ट की बात करें, तो ओपन फॉरेस्ट मतलब जहां की जो कैनोपी डेंसिटी होगी वो 10% से तो ज्यादा बट 40% से कम होगी, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? ओपन फॉरेस्ट कहलाएगा। तो इसकी जो फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में, वो है 9.34% के लगभग। और स्क्रब फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, जहां की कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10% होगी, उसको हम बोलेंगे बच्चों स्क्रब फॉरेस्ट। और यहाँ का जो एरिया है, वो लगभग लगभग 1.5% या 1.42% के लगभग वो आएगा, वो स्क्रब फॉरेस्ट में आएगा। नॉन फॉरेस्ट एरिया क्या कहलाएगा बच्चों? जहां पे किसी भी प्रकार के कोई भी प्रकार का लैंड या फिर ट्री कवर नहीं है, वो कहलाएगा नॉन फॉरेस्ट एरिया। और इस तरीके का जो एरिया है, वो सबसे ज्यादा कवर एरिया करता है इंडिया का, वो है 76.87%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। यहाँ से मैंने आपको जो क्वेश्चन बन सकते थे, एग्रीकल्चर सेंसेस, लाइव स्टॉक सेंसेस और फॉरेस्ट सेंसेस, या जो अपना फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, शॉर्ट नोट्स में आपको मैंने बता दी हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, जो परसों या 27 तारीख को जो रिलीज हुई है न्यू एनिमल सेंसेस, उसमें क्या क्या आपको याद रखने लायक है। तो बच्चों अगर हम बात करें कि जो उसमें जो डेटा आया है, अपडेटेड डेटा, सबसे पहले अगर हम मिल्क की बात करें, तो उसमें बताया गया है कि इंडिया की रैंक अभी भी फर्स्ट रैंक है पूरे वर्ल्ड में, जो कि पूरे वर्ल्ड का लगभग लगभग 25% जो है मिल्क प्रोडक्शन इंडिया के द्वारा होता है। 2022-23 में जो इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन था बच्चों, वो था 230.58 मिलियन टन 230.58 मिलियन टन, जो कि बढ़ के 2024-25 में 239.30 मिलियन टन हो गया है। और इसकी जो अगर हम इन्फ्लेशन या जो बढ़ोतरी की दर देखें, या इंक्रीमेंट की जो रेट है, वो है 3.78% क्या हुआ है बच्चों? इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपको याद रखने का क्या है? याद रखने का यह है कि मिल्क में इंडिया की रैंक कौन सी है? फर्स्ट रैंक है। और इंडिया का जो अपडेटेड मिल्क प्रोडक्शन है, वो कितना है बच्चों? 239.30 मिलियन टन, जो कि 3.78% इंक्रीज हो चुका है। अगर मैं बात करूं बच्चा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की, कि हम भारत में रहने वाले जितने भी पॉपुलेशन है, उनमें अगर हम बराबर मात्रा में दूध को बांटे हैं, तो एक पर्सन के हिस्से में कितना जाना है? तो बच्चों वो जाना है 471 ग्राम मिल्क पर डे पर कैपिटा। तो ये क्या है बच्चों? पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है इंडिया में? 471 ग्राम, जो कि पहले कितनी थी? लगभग लगभग 460 ग्राम के लगभग थी, जो कि अब 471 ग्राम हो चुकी है। अगर मैं बात करूं बच्चों रैंकिंग की, कि मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा स्टेट रैंक करता है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, जो कि पूरे भारत में उत्पादित होने वाले मिल्क का लगभग 16% कवर करता है। दूसरे नंबर पे बच्चों राजस्थान, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे गुजरात, और पांचवें नंबर पे महाराष्ट्र स्टेट जो है वो रैंक करता है। तो पहले नंबर पे मेनली तो बच्चों आपको फर्स्ट, और ज्यादा से ज्यादा है तो फर्स्ट 3 आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर इस जो अभी मिल्क डेटा है, उसमें अगर मैं कुछ की पॉइंट्स की बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका की पॉइंट बनता है, वो ये है बच्चों कि एक्सोटिक या क्रॉस ब्रीड जो कैटल है, उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है, वो 8% इंक्रीज हुआ है इस वर्ष। वहीं मैं बात करूं इंडिजिनस की और नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ की, तो इनका जो मिल्क प्रोडक्शन है बच्चों, वो लगभग लगभग 44% इंक्रीज हुआ है। अगर मैं बात करूं कि पर डे
मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है किस प्रकार की ब्रीड्स के द्वारा। तो अगर हम एक्सोटिक या क्रॉस ब्रीड की बात करें तो एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड जो एनिमल्स हैं वो लगभग लगभग 8.12 किलोग्राम जो मिल्क है वो पर डे प्रोड्यूस करते हैं। एक्सोटिक या क्रॉस ब्रीड वो कितना बच्चों 8.12। वहीं मैं अगर इंडिजिनस या नॉन डिस्क्रिप्टिव कैटल की बात करूं तो वो 4.01 किलोग्राम मिल्क पर डे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये डेटा जो है वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो पहला डेटा तो आपको याद रखना है कि एक्सोटिक या क्रॉस ब्रीड काऊ लगभग लगभग 8 किलोग्राम और इंडिजिनस या नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ है वो लगभग लगभग 4 किलोग्राम दूध देती हैं प्रतिदिन। वहीं अगर मैं बात करूं कि इतना इनके मिल्क प्रोडक्शन में कितना इजाफा हुआ है तो लगभग लगभग 44%, जो कि बहुत अच्छा आपका इंक्रीमेंट है। इसलिए आपको याद रखना है इंडिजिनस और नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ का 44.7% जो है वो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर मैं बफेलो की मिल्क प्रोडक्शन की बात करूं तो ये बफेलो का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 16%, जिसमें क्या हुआ है बच्चों डिक्लाइन हुआ है या 16% की उसमें कमी आई है। जो डेटा है बच्चों वो है हमारा कि किस प्रकार का कैटल या किस प्रकार का एनिमल कितना जो हमारा ओवरऑल दूध प्रोडक्शन है जो कि लगभग लगभग 239.30 मिलियन टन है, इसमें किस एनिमल की कितनी हिस्सेदारी है। तो अगर मैं बात करूं बफेलो तो जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन में लगभग लगभग 31% जो है वो हमारी इंडिजिनस या फिर हमारी देसी भैंसों या इंडिजिनस बफेलो के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं कैटल की तो जो फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है वो है हमारी क्रॉस ब्रीड कैटल, फिर उसके बाद हमारी नॉन डिस्क्रिप्टिव बफेलो, फिर हमारी देसी कैटल, उसके बाद हमारी नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ, फिर गोट और सबसे कम जो है वो की हमारी एग्जॉटिक या फिर जो विदेशी गाय हैं उनके द्वारा इंडिया में मिल्क प्रोड्यूस जो किया जाता है वो सिर्फ लगभग लगभग 2.10% किया जाता है। क्या है क्योंकि बच्चों जो एग्जॉटिक ब्रीड की जो हमारे जो काऊ है उनकी एडॉप्टिबिलिटी है वो इंडिया में उतनी अच्छी नहीं है, जिस कारण की उनका मिल्क प्रोडक्शन है वो भी इंडिया में कम ही होता है। तो सबसे ज्यादा जो करते हैं बच्चों वो है हमारी देसी भैंस या जैसे हम क्या बोल सकते हैं इंडिजिनस काऊ, जो लगभग लगभग 31% टोटल मिल्क प्रोडक्शन का बनाती हैं। उसके बाद है हमारी क्रॉस ब्रीड कैटल। उसके बाद क्या किसका नंबर आता है बच्चों क्रॉस ब्रीड कैटल का। तो ये हो गई बच्चों हमारी मिल्क से इंपॉर्टेंट बातें। बस यहाँ पे जो है वो जो रिपोर्ट जो आई है उसका एक्सट्रैक्शन है वो सिर्फ इतना ही है जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों मीट की तो इंडिया की जो रैंक है मीट प्रोडक्शन में वो है फिफ्थ। इंडिया की जो रैंक है मीट प्रोडक्शन में फिफ्थ और फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री है वो की है आपकी चाइना। अगर यहाँ की मैं बात करूं तो इससे पहले बच्चों जो मिल्क का मीट का प्रोडक्शन होता था वो लगभग लगभग 9.7 मिलियन टन होता था, जो कि अब बढ़ के 10.25 मिलियन टन हो गया है। 10.25 मिलियन टन हो गया है। 4.95% का इंक्रीमेंट है पिछली वर्ष की तुलना में इस वर्ष के मीट उत्पादन में। वहीं मैं बात करूं बच्चों पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 7.39% या 7.39 केजी पर ईयर पर पर्सन ये है अवेलेबिलिटी मीट की इंडिया में। इंडिया में मीट की अवेलेबिलिटी कितनी है 7.39 किलोग्राम पर ईयर पर पर्सन। अगर इसमें हम बात करें रैंकिंग में तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात यह है कि इससे पहले जो मीट प्रोडक्शन में जो स्टेट आता था उसमें उत्तर प्रदेश की रैंक फर्स्ट थी। उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पे था, बट इस बार वेस्ट बंगाल ने उत्तर प्रदेश को बीट करके मीट प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक हासिल की है, जो कि लगभग लगभग 12.6% जो टोटल मीट प्रोडक्शन है उसका यहाँ से उत्तर प्रदेश से प्रोडक्शन होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे बच्चों आपका यूपी, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश की रैंक है। तो आपको यहाँ पे ट्विस्ट जो है वो याद रखना है कि मीट प्रोडक्शन में जो फर्स्ट रैंक है वो है हमारी वेस्ट बंगाल की। अगर मैं बात करूं कि कौन से एनिमल हमारे टोटल मीट प्रोडक्शन में कितना पार्टिसिपेशन या कितना प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन करता है, तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है बच्चों हमारा पोल्ट्री या मुर्गियों से। लगभग लगभग 48%, 50% मतलब आधा टोटल जो हमारा हिस्सा है लगभग लगभग 10.25 मिलियन टन का वो मीट प्रोडक्शन का 50% तो हमारा पोल्ट्री से कवर किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बफेलो की तो 18%, फिर गोट की, फिर शीप की और सबसे ज्यादा सबसे कम जो है वो काऊ का मीट उपयोग या प्रोडक्शन या उपयोग किया जाता है फॉर द मीट पर्पस। सबसे ज्यादा बच्चों पोल्ट्री या मुर्गी, उसके बाद आ जाती है आपकी बफेलो, फिर आ जाती है आपकी गोट, फिर सीप और फिर काऊ। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने थे मीट प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद अगर मैं एग की बात करूं तो एग में इंडिया का जो रैंक है बच्चों वो है सेकंड प्रोडक्शन। इंडिया की जो रैंक है वो है आपकी सेकंड किसमें एग प्रोडक्शन में। एग प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसका प्रोडक्शन देखा जाता है बिलियन नंबर्स में कि कितने बिलियन नंबर में जो है वो एग प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो 2022-23 में जो एग प्रोडक्शन था वो था लगभग लगभग 238.33 बिलियन नंबर, जो कि अब बढ़ के टू 134। पहले कितना था बच्चों 138.33, जो कि अब बढ़ के 142.77 बिलियन नंबर हो चुका है इसका मिल्क प्रोडक्शन। वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों कि कॉमर्शियल हमारा फार्मिंग और हमारी बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग,
से कितना कंट्रीब्यूशन है। तो जो कॉमर्शियल फार्मिंग से है, कॉमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग से है, वो है 114.9 114.9। और वहीं अगर मैं बैकयार्ड की बात करूं तो लगभग लगभग 2.7 बिलियन नंबर्स, ये जो है इतना प्रोडक्शन होता है एग का इन दो प्रकार की जो हमारी पोल्ट्री फार्मिंग है। तो कॉमर्शियल का हिस्सा ज्यादा है, तो कुछ 1% में हमारा बैकयार्ड जो घरों में या फिर अपने घरों में जो मुर्गियां पाली जाती हैं उनका प्रोडक्शन है। अगर मैं बात करूं बच्चों पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की, तो इंडिया में लगभग लगभग जो पहले पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग 101 हुआ करती थी, अब वो 2 एग बढ़ के लगभग लगभग 103 हो गई है। इसमें अगर हम बात करें बच्चों कि कौन सा स्टेट लीड करता है, तो हमारा जो कर्नाटका, सॉरी हमारा जो आंध्र प्रदेश बच्चों, आंध्र प्रदेश जो स्टेट है, आंध्र प्रदेश की रैंक फर्स्ट है। उसके बाद तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, फिर वेस्ट बंगाल, फिर कर्नाटका एग प्रोडक्शन में सबसे आगे पे है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि किस प्रकार का एनिमल या किस प्रकार का जो फाउल है उससे हमको ज्यादा एग प्रोडक्शन मिलता है, तो सबसे जो पहले नंबर पे आता है वो है बच्चों हमारा इम्प्रूव फॉल। जो इम्प्रूव फॉल है वो लगभग लगभग 86% जो है हमारा एरिया कवर करती हैं या एग प्रोडक्शन को कवर करती हैं। सेकंड नंबर पे बच्चों हमारी देसी फॉल आती है, फिर देसी डक और फिर इम्प्रूव्ड हमारी डक। तो आपको याद क्या रखना कि जो हमारी इम्प्रूव्ड फॉल है वो हमारा टोटल एग प्रोडक्शन का इंडिया में 86% कवर करती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों वूल प्रोडक्शन की, तो वूल प्रोडक्शन 33.61 था, तो कुछ ही माइनर सा बढ़ के बच्चों अब 33.69% हो गया है। इसमें अगर हम बात करें स्टेट की, तो राजस्थान पहले नंबर पे, जम्मू एंड कश्मीर दूसरे नंबर पे, फिर गुजरात, महाराष्ट्र और फिर हिमाचल प्रदेश का नंबर है। राजस्थान लगभग लगभग 45.9 जो परसेंट है टोटल प्रोडक्शन का, वो हमारा राजस्थान स्टेट से होता है या किया जाता है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां थी तो मैंने आपको बता दी है प्रोडक्शन के मामले में। इसके बाद हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि और एनिमल स्टेट्स जो अपडेटेड है वो क्या है। तो आपको इसमें से या तो आपको बच्चों आपको प्रोडक्शन, उसके बाद पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो अपडेटेड है, और अगर आप रैंक की बात करें तो मीट में जैसे अपना मिल्क में उत्तर प्रदेश, उसके बाद मैं अगर बात करूं मीट में वेस्ट बंगाल, एग में आंध्र प्रदेश, और अगर हम बात करें बुल में राजस्थान, ये वो लीडिंग स्टेट्स हैं जो इस चीज के प्रोडक्शन में या इन कमोडिटी के प्रोडक्शन में इंडिया में लीड करते हैं। अगली स्लाइड, इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है लाइव स्टॉक का, लाइव स्टॉक का इंडियन इकोनॉमी में क्या जो है वो कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम बात करें कि बच्चों की जो जो भी हमारा स्टेट्स आता है उसका जो बेस ईयर है 2011 या 12 को लिया जाता है। मध्य प्रदेश आरडीओ के जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बेस ईयर को जो हमारी सेंसस वगैरह होती हैं या हमारा जो डेटा होता है उसको हम कंपेयर किस ईयर से करते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं बच्चों बेस ईयर से, जो कि है हमारा 2011 और 12। इसके अकॉर्डिंग बच्चों जो अभी न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20.5 मिलियन जो पीपल है वो इन्वॉल्व है लाइव स्टॉक रेयरिंग में इंडिया में। तो कितनी पॉपुलेशन बच्चों, लगभग लगभग 20.5 मिलियन पीपल हैं वो इन्वॉल्व हैं लाइव स्टॉक रियरिंग में इंडिया में। अगर हम लाइव स्टॉक की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया में बच्चों ये लाइव स्टॉक की जो ग्रोथ है वो है लगभग 8%। वो कितनी है बच्चों इसकी ग्रोथ रेट, मतलब लाइव स्टॉक जो है वो 8% की ग्रोथ से इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, जो कि अपना होता है बच्चों CAGR। CAGR मतलब कम्युलेटेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब हर साल इसकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है बच्चों 8% है, जो कि बहुत डिसेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड में, तो लगभग लगभग 8.8% इंडियन पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं लाइव स्टॉक सेंसर या लाइव स्टॉक सेक्टर। उसके बाद लगभग लगभग 70% इंडियन पॉपुलेशन है जो कि लाइव स्टॉक पे डिपेंड है। अगर हम बात करें जीवीए की, कितना जीवीए प्रोड्यूस करता है लाइव स्टॉक, तो वो है लगभग हमारा 6%। टोटल जीवीए में अगर हम बात करें तो ये है अपना लाइव स्टॉक का 30.23। मतलब अगर इंडिया की जो जीवीए है उसमें एग्रीकल्चर का मान लीजिए ये 100% जीवीए है, उसमें अगर एग्रीकल्चर का जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन 30% का है। अब एग्रीकल्चर में जितने भी सेक्टर हैं, जैसे कि आप मान लीजिए क्रॉप है, जैसे आप मान लीजिए एनिमल हस्बेंड्री है, जैसे कि आप और चीजें मान लीजिए, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है इनमें से जो एनिमल वो हिस्सेदारी है वो लगभग लगभग 30.2% की है। ये किसमें है बच्चों, एग्रीकल्चर सेक्टर के जीवीए में। समझ में आ रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जीवीए में अगर हम बात करें तो लाइव स्टॉक की जो हिस्सेदारी है या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लगभग लगभग 30.23% है, 30.23% है। वहीं अगर मैं बात करूं कि लाइव स्टॉक सेक्टर की ओवरऑल जीवीए में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो है अपना 5.50%, जो कि अपना जिसमें से 82% है वो सिर्फ मिल्क से आता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया के या कंट्री के टोटल जीबीए में लाइव स्टॉक का कितना परसेंटेज है, कंट्री के टोटल जीबीए में लाइव स्टॉक सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो है बच्चों 5.50%। और अगर बात करते हैं कि बच्चों की जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जीबीए है उसमें लाइव स्टॉक कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो बच्चों वो है आपका
30.23%। वहीं अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा या हाईएस्ट जो एक्सपोर्टेड मीट है वो है आपका बफेलो का मीट है, वो 82% बनाता है जितना भी एनिमल मीट एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। उसमें फर्स्ट रैंक पे है कौन, आपका बफेलो का मीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है, क्योंकि अब मेरे को नहीं लगता है कि इसके बाद कोई भी ऐसा डेटा आएगा आपके एग्जाम से पहले। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर ये इकोनॉमी के से अगर क्वेश्चन आता है लाइव स्टॉक सेक्टर का। वहीं अगर ओवरऑल जीबीए में कंट्रीब्यूशन देखें तो 18.2% है बच्चों एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज का। 10% लगभग आपका जो है वो क्रॉप का। और अगर हम बात करें 5.5 है जो कि आपका लाइव स्टॉक सेक्टर है, वो इंडिया के टोटल जीबीई में कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम बात करें बच्चों लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की, तो जो इंडिया की रैंक है वो फर्स्ट रैंक है आफ्टर द, उसके बाद आता है आपका ब्राजील। इंडिया की रैंक टोटल पॉपुलेशन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक फर्स्ट है, जो कि बनाता है लगभग लगभग 1600 मिलियन जो है 1600 मिलियन जो है एनिमल्स इंडिया में पाए जा रेयर किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ब्राजील तो 1400 मिलियन के बाद इंडिया के बाद ब्राजील सेकंड रैंक पे आता है। तो 3.30 जो है इंडिया में वो है अपनी कैटल। अगर मैं बात करूं बफेलो की तो 112 मिलियन है, वो जो पॉपुलेशन है वो बफेलो की है। 150 मिलियन लगभग लगभग अपनी गोट, और 75 मिलियन वो अपना भेड़ जो है इंडिया में रेयर किए जाते हैं टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में। वहीं बर्ड की बात करूं तो बर्ड की 19% जो है वो कैटल पाई जाती हैं इंडिया में। और वहीं अगर मैं बात करूं तो 54% जो है बफेलो इंडिया में पाली जाती हैं पूरे वर्ल्ड की। तो बफेलो के मामले में इंडिया भी रैंक करता है, और ओवरऑल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में भी इंडिया रैंक करता है। अब बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि लाइव स्टॉक जो सर्वे है वो किस मेथड या किस विधि से किया गया है। तो ई लिस विधि, एंड टू एंड लाइव स्टॉक इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे। इस सर्वे के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है। और अब इसी सर्वे के द्वारा लाइव स्टॉक में जितनी भी सर्वे होने हैं, जो भी डेटा आना है, वो हमको इस टेक्निक से ई लिस्ट, इसी की वेब पोर्टल भी या फिर इसकी एप्लीकेशन भी हमारे मंत्रालय द्वारा विकसित की जा रही है, जिसका नाम है ई लिस्ट, एंड टू एंड लाइव स्टॉक इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे। तो बच्चों ये आपका एक शॉर्ट नोट की तरह मैंने आपको बता दिया जो भी आपकी इंपॉर्टेंट थी। ये अभी जो आपको लेटेस्ट जो आपकी एनिमल प्रोडक्शन की जो भी आपकी पीडीएफ रिलीज की गई है मिनिस्ट्री द्वारा, ये वो चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और आने वाली हमारी वीडियो को जरूर देखें, आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। थैंक यू।